तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश महिला सुपरवाइजर भर्ती 2025 22 मार्च फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस। काफ़ी सारे प्रश्न हमारे पास में आ गए हैं, लेकिन माफ़ी चाहेंगे आज प्रश्न थोड़ा सा लेट आए थे, इसलिए वीडियो भी थोड़ा सा लेट आ रहा है। तो आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि अगली किसी भी शिफ्ट में आपका एग्जाम हो तो अपने प्रश्नों को 1 से 1.5 घंटे के अंदर 7052547003 इस नंबर पर अपने नाम के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा। जैसे कि आज आप इंतजार कर रहे थे एग्जाम एनालिसिस का, वैसे कल कोई और इंतजार कर रहा होगा। तो सबकी मदद करनी है, तभी आपकी मदद हो पाएगी। तो आपको भी अपने जितने भी प्रश्न आपको याद रहें 1 से 1.5 घंटे के अंदर इस व्हाट्सएप नंबर पर जरूर से जरूर शेयर किया कीजिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आगे जितनी भी एग्जाम एनालिसिस की वीडियो आने वाली हैं वो टाइम टू टाइम आपके पास में पहुंच सकें। साथ ही साथ में आप सबको पता है इस बार क्या है, एमपी में भर्ती की बहार आ गई है, यानी कि लगातार भर्तियां आपकी होने वाली हैं। अभी ग्रुप 3 सब ग्रुप 4 का जो है एग्जाम उसका भी आने वाला है। ठीक है, इसके अलावा एमपीएसआई एमपी पुलिस भी बहुत सारे एग्जाम आने वाले हैं। तो इन सबको देखते हुए हमारा एक चैनल है शुक्ला सर ईएसबी के नाम से, वहां पर कल से एमपी जीके की बेहतरीन क्लास हम स्टार्ट करने वाले हैं। क्योंकि एमपी जीके अब जितनी भी आपकी एमपी भर्ती आ रही हैं उन सब में एमपी जीके सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। क्यों महत्वपूर्ण होगी? देखिए एमपी जीके के अब प्रश्न ज़्यादा आएंगे, क्योंकि देखो बाहर वाले जो हैं जैसे कि यूपी के हो गए, बिहार के हो गए, ये लोग एग्जाम देने एमपी में आते हैं। ठीक है ना, तो इन लोगों की क्या कमजोर होगा? देखो मैथ रीजनिंग तो सब लोगों ने पढ़ रखा है, जीके भी सब लोग कवर कर रखे होते हैं। केवल एमपी जीके एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो बाहर वालों का थोड़ा सा कमजोर होता है। तो इसको अब मजबूत करना है। एमपी वाले जितने भी लोग हैं उन सबको ये एमपी जीके आपको बहुत अच्छे से कंट्रोल में रखना होगा। तो एमपी जीके की क्लास कल से हम स्टार्ट करने वाले हैं। इस चैनल की लिंक हम आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल देंगे, अपने टेलीग्राम पर भी डाल देंगे, और आपको कमेंट बॉक्स में भी इस चैनल की लिंक मिल जाएगी। वहां से शुक्ला सर ईएसबी के नाम से आप सर्च भी कर सकते हैं। इस चैनल को ज्वाइन कर लेना है, 2-2.5 हज़ार अभी सब्सक्राइबर होंगे। ठीक है, वहां पर कल से एमपी पुलिस, एमपी आबकारी, वर्ग 2 वर्ग 3 इन सब की क्लासेस शुरू होंगी, तो उसको भी आपको ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, चलिए क्लास शुरू करते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि देखिए क्या क्या नंबर आज हमारे स्टूडेंट्स लोगों के आए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जिन लोगों ने सुपर सिलेक्शन नोट्स ले रखे हैं उनके बेहतरीन नंबर आ रहे हैं। देखिए इन्होंने भी सुपर सिलेक्शन नोट्स ले रखे हैं। ईडब्ल्यूएस से 170 नंबर आए हैं। ठीक है, उसके बाद इन दीदी के 155 नंबर आए हैं, और ये शुक्ला सर एमपी महिला सुपरवाइजर वाले ग्रुप में भी जुड़ी हैं। इस ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई, वहाँ से आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये दीदी हैं, देखिए इनके नंबर, इन्होंने नंबर नहीं बताए, क्वेश्चन भेजे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ये दीदी हैं, देखिए इनके भी 170 नंबर आए हैं, इन्होंने भी हमारे सुपर सिलेक्शन नोट्स ले रखे हैं। ठीक है, इन दीदी को भी देख सकते हैं, इनके भी अच्छे नंबर आए हैं। ये देखिए इनके 182 नंबर आए हैं, इन्होंने भी हमारे सुपर सिलेक्शन नोट्स ले रखे हैं। तो ऐसे सारे स्टूडेंट जिन लोगों ने सुपर सिलेक्शन नोट्स ले रखे हैं उनके बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं। तो अगर अभी भी आप में दम है 7 से 8 घंटे पढ़ने का, तो भले ही आपका एग्जाम 2 दिन बाद हो, 3 दिन बाद हो, लेकिन अभी भी आप सुपर सिलेक्शन नोट्स लेकर के अपने नंबर आराम से 160 प्लस लेकर के आ सकते हैं। और अभी अगर आपके 160 प्लस नंबर आ रहे हैं तो ये समझिए पहले के 185 190 नंबर के बराबर है, क्योंकि अब पेपर थोड़ा सा कठिन आ रहा है। अब किस तरह के प्रश्न आ रहे हैं वो आगे हम आपको बताने वाले हैं। अगर आपको सुपर सिलेक्शन नोट्स चाहिए तो कुछ खास करना नहीं है, मात्र 199 रुपए में ये सुपर सिलेक्शन नोट्स आपको मिलेंगे। इसके लिए ये क्यूआर कोड दिया गया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी पर आपको मात्र 199 का पेमेंट करके और उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 इस पर सेंड कर देना है। तुरंत की तुरंत आपको सुपर सिलेक्शन नोट्स सेंड कर दिए जाएंगे। नहीं तो डीपी पर देख लेना, व्हाट्सएप की डीपी पर टाइम लिखा रहता है, उस टाइम पर आपको नोट्स भेज दिए जाएंगे। ठीक है, तो श्योर सिलेक्शन के लिए सुपर सिलेक्शन नोट्स जरूर ले लीजिए। चलिए क्लास शुरू करते हैं। देखिए विटामिन डी के बारे में आज सुबह ही हमने अपने इंस्टाग्राम आईडी पर एक जो है शॉर्ट वीडियो डाला था, रील्स डाली थी, माफ कीजिएगा, जिसमें विटामिन डी के बारे में पूरी जानकारी हमने दी थी। हमारा टेलीग्राम इंस्टाग्राम पर है सक्सेस जंक्शन 777 के नाम से। ठीक है, उसको ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर आज सुबह हमने विटामिन डी के बारे में पूरी रील्स डाल दी थी। और देखिए विटामिन डी से आज प्रश्न आ गया है। कल हमने विटामिन सी के बारे में डाली है और विटामिन ए के बारे में पहले भी डाल चुके हैं। ठीक है, तो आज विटामिन डी भी पूछा गया और विटामिन ए भी पूछा गया है। तो जिन लोगों ने वो रील्स भी देख ली होगी ना इंस्टाग्राम पर, उनका भी आज काम बन गया है। चलिए देखते हैं। तो विटामिन डी के 2 महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं, पहला है सूर्य और दूसरा है भोजन। सबको पता है सूर्य की रोशनी से हमें विटामिन डी मिलता है,
है और भोजन से कहाँ-कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, क्या-क्या बीमारी हो सकती है, ये सारी जानकारी आपको हम आगे देने वाले हैं। तो देखिए, भोजन से विटामिन डी कैसे प्राप्त होगा? सबसे पहले वसायुक्त मछली जैसे कि ट्राउट हो गया, सैल्मन हो गया, ट्यूना हो गया, मैकरल हो गया, इनसे जो है भोजन के द्वारा विटामिन डी मिलता है। अंडे की जो जर्दी होती है, मशरूम हो गया, पनीर हो गया, मूली के पत्ते हो गए, यहाँ से भी विटामिन डी मिलती है। इसके अलावा दूध, मक्खन और गहरे हरे रंग की जो सब्जियाँ होती हैं, अंजीर हो गया, सोया, बादाम, जई जैसे जई के जो दूध होते हैं, इन सब से जो है कई सारे विकल्पों के माध्यम से हम लोग विटामिन डी ले सकते हैं। अनाज में बात करें, संतरे का जूस हो गया, अनाज हो गया, दही हो गया, इन सब में विटामिन डी मिल सकता है, ठीक है। और इसके अलावा जो मुख्य स्रोत है विटामिन डी का है, वो है धूप। तो धूप सेकना विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत होता है। धूप की मदद से जो हमारा शरीर है वो विटामिन डी का निर्माण करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी कमी से रोग कौन-कौन से हो सकते हैं? तो ऑस्टियोमेलेसिया हो गया, रिकेट्स हो गया, ये सारे जो रोग हैं वो विटामिन डी की कमी से हो सकते हैं। बाकी मशरूम में और यूबी में, इन सब में जो है विटामिन डी पाया जाता है। इसके बारे में आज सुबह रील बनाई है, उस पर जाकर के भी आप देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, विटामिन ए के क्या कार्य हैं? विटामिन ए का कार्य पूछ लिया था। देखो, विटामिन ए शुरू में बहुत आया था, बीच में गायब हो गया, लेकिन अब जब पेपर जब से कठिन हो गया है, तब से विटामिन ए को घुमा फिरा करके अलग अलग प्रश्न बना करके इसको पूछा जा रहा है। तो आइए देख लेते हैं विटामिन ए के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। तो विटामिन ए, जिसे हम रेटिनॉल कहते हैं, ये भी रील्स अभी हमने बनाया था 2 दिन पहले, वहां पर आपको बताया था, ठीक है। एक वसा में घुलनशील विटामिन है। हमने आपको बताया था वसा और जल में कौन कौन से घुलनशील हैं। तो जल वाला याद रखिए, केवल WBC, ये 3 लेटर याद रखेंगे तो ये वाला जो प्रश्न है कि वसा में घुलनशील है, जल में घुलनशील है, ये कन्फ्यूजन समाप्त हो जाएगा। W फॉर वाटर हो गया, यानी कि पानी हो गया। और पानी में कौन से विटामिन घुलनशील हैं? केवल विटामिन बी और विटामिन सी, ये दोनों पानी में घुलनशील हैं। इसके अलावा जितने भी विटामिन हैं वो सारे वसा में घुलनशील हैं। तो यह भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए देखो, तो ये क्या करता है? दृष्टि, प्रतिरक्षा और कोशिका वृद्धि और प्रजनन जैसे कई महत्वपूर्ण कार्यों के लिए विटामिन ए जिम्मेदार होता है। विटामिन ए के मुख्य कार्य क्या है? सबसे पहला ये दृष्टि। तो आंखों के लिए विटामिन ए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यह आंखों के रेटिना में प्रकाश संवेदनशील कोशिकाओं की कामकाज के लिए आवश्यक है, ठीक है, जिससे रात में सही से दिखाई देने में मदद मिलती है। आपको पता है रतौंधी नामक बीमारी किसकी वजह से होती है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक बीमारी हो जाती है, कई बार पूछा गया है, ठीक है। देखिए, प्रतिरक्षा के लिए बहुत जिम्मेदार है ये। यह फेफड़ों, आंतों और मूत्र पथ में श्वेत रक्त कोशिकाओं यानी कि WBC और श्लेष्म झिल्ली का समर्थन करके प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है। हमने आपको बताया था RBC क्या कार्य करता है। RBC सारे ऑक्सीजन को, जितनी भी ऑक्सीजन हमको मिलती है, उन सभी ऑक्सीजन को विभिन्न ऑर्गन्स में पहुंचाता है। ये RBC का काम है। तो अब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि WBC क्या कार्य करता है, और WBC का फुल फॉर्म भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। यह आज का आपका पहला प्रश्न हो गया। 3 प्रश्न हम पूछते हैं, जिनमें से जो भी प्रश्न आए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। DPT का टीका फिर से पूछ लिया। देखिए, तो DPT के टीके किन रोगों से बचाता है, आज यह पूछा गया है। तो चलिए DPT के टीके को हम कवर कर लेते हैं। DPT टीका, जिसे हम DTP का भी कहते हैं, एक संयुक्त टीका है जो डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनेस, इन 3 रोगों से हमारी रक्षा करता है, ठीक है। देखिए, DPT का पूरा नाम डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनिस होता है। इसके घटक क्या क्या हैं? इसमें आपको डिप्थीरिया, टिटनिस टॉक्साइड और पर्टुसिस के जीवाणु डाले जाते हैं। ये इसके जीवाणु जो है हमारे शरीर में प्रवेश करा दिए जाते हैं, फिर इनके विरुद्ध जो है हमारा शरीर अपना एंटीबॉडी तैयार करता है। इस तरह से अगर ये बीमारी अगर कभी भी हमारे ऊपर अटैक करेगी तो इसकी एंटीबॉडी ऑलरेडी हमारे शरीर में तैयार रहती है, तो वो इनसे लड़ने के लिए जिम्मेदार रहता है, ठीक है ना। चलिए, ये दिया किसको जाता है? तो शिशुओं और छोटे बच्चों को यह टीका दिया जाता है। खुराक की बात करें तो आमतौर पर 5 खुराकें दी जाती हैं। कल भी ये हमने आपको कराया था, 2 महीने, 4 महीने, 6, 18 महीने और 5 से 6 साल की उम्र में ये 5 खुराकें दी जाती हैं। यह आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। डायरिया से कल आया था कि अगर आपको अचानक से डायरिया हो जाए यात्रा करते समय तो क्या करेंगे? तो कल भी आपको हमने बताया था। और आज प्रश्न आया है, डायरिया से बचने के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? तो रोटा वायरस नामक टीका जो है वो डायरिया से बचने के लिए लगाया जाता है। डायरिया होने के बाद में क्या हो जाता है, ये भी पूछा गया है। तो डायरिया होने के बाद में हमें निर्जलीकरण यानी कि डिहाइड्रेशन वाली समस्या से सामना करना पड़ता है। निर्जलीकरण के बारे में आपको बहुत सारी चीजें ऑलरेडी बता चुके हैं। चलिए देखिए, तो डायरिया दस्त से बचने के लिए मुख्य रूप से रोटा वायरस संक्रमण से होने वाले डायरिया से बचने के लिए रोटा वायरस वैक्सीन लगाई जाती है। कौन सी वैक्सीन है? रोटा वायरस वैक्सीन। अब ये होती क्या है? देखिए, रोटा वायरस वैक्सीन जो है वो रोटा वायरस संक्रमण से होने वाले डायरिया, उल्टी, बुखार से सुरक्षा प्रदान करती है, जो
जो खास करके बच्चों में ज़्यादातर होता है। यह वैक्सीन बच्चों को मुंह से दी जाती है एक स्वास्थ्य सेवा प्रदाता के द्वारा। कब दी जाती है, टाइमिंग देख लीजिए। तो रोटावायरस वैक्सीन को बच्चों को नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के अनुसार दिया जाता है। आमतौर पर 6 सप्ताह की उम्र से इसको देना शुरू कर दिया जाता है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आज का दूसरा प्रश्न बताना है कि 2 वैक्सीन के बीच में कितने समय का गैप होना चाहिए। ये प्रश्न 3 से 4 बार आपके एग्जाम में आ चुका है। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि अगर 2 वैक्सीन लग रही है, सेम वैक्सीन है, तो फिर कितने दिन का गैप होना चाहिए। ये हर वैक्सीन पर लागू होता है। चलिए, खसरे का टीका क्यों लगाया जाता है, इसके बारे में पूछा गया है। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में आपको बता देते हैं। तो खसरे का टीका, जिसे हम MMR कहते हैं, यह टीका मीजल्स, मम्प्स और रूबेला, इन 3 गंभीर बीमारियों से हमको रक्षा प्रदान करता है। अब ये MMR क्या है, देखो, ये तीनों बीमारियां बहुत संक्रामक होती हैं और गंभीर जटिलताएं पैदा कर सकती हैं। ठीक है, ये काम कैसे करता है, तो ये टीका इन तीनों वायरस के कमजोर रूप को शरीर में डाल करके प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत करता है। देखो, ये जितने भी टीके होते हैं वो बीमारी के जो वायरस होते हैं उनको ही हमारे शरीर में इंजेक्ट कराया जाता है। फिर हमारा शरीर जो है, जो हमारी बॉडी है, वो इनके खिलाफ अपनी सेना तैयार करता है और वो सेना फिर इन लोगों से लड़ाई करती है अगर ये कभी भी दोबारा अटैक करते हैं। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर के टीकाकरण का मुख्य कार्य होता है। ठीक है, तो प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत करती है। अब ये दिया कब जाता है, तो जो MMR का टीका है, खसरा मीजल्स का टीका है, वो 9 से 15 महीने की उम्र में दिया जाता है। दूसरी खुराक 4 से 6 साल की उम्र में दी जाती है। ठीक है, रक्षा किससे करता है, खसरा, मम्प्स और रूबेला से हमारी सुरक्षा करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और सामान्य ज्ञान की ओर चलते हैं। ठीक है, देखो, आप लोगों से निवेदन, भाई जितने प्रश्न आपको याद आए उतने प्रश्न भेजा करो। आप लोग प्रश्न ही भेजते हैं तो हम कहाँ से वीडियो लेकर के आएंगे। देखिए, बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जिन लोगों ने अब एग्जाम एनालिसिस कराना बंद कर दिया है। ठीक है, तो हमारा तो भाई मेन लक्ष्य होता है कि जब तक आप हमारे पास में प्रश्न भेजते रहेंगे, हम लगातार एग्जाम एनालिसिस लेकर के आते रहेंगे। आज देखिए, आप कितने समय से इंतजार कर रहे थे कि सर एग्जाम एनालिसिस लेकर के आएंगे चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन आज बहुत कम लोगों ने प्रश्न भेजे और काफ़ी लेट प्रश्न भेजे, इसलिए वीडियो भी लेट बन रहा है। तो जैसे आज आप इंतजार कर रहे हैं, कल आपका कोई और दोस्त इंतजार कर रहा होगा। इसलिए जैसे ही आपका पेपर छूटे, तुरंत जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है उस पर अपने नाम के साथ में जितने भी प्रश्न याद हो तुरंत भेज दिया कीजिए, चाहे आपका पेपर कैसा भी गया हो, है ना। चलिए, एक प्रश्न ये आज आपका पूछा गया था, थोड़ा सा लॉजिकल प्रश्न है। सांस लेने के बाद में फेफड़ों में क्या रह जाता है, यानी कि आपने जैसे सांस लिया तो आपने सांस में क्या लिया, ऑक्सीजन लिया है ना, तो वही पूछा है कि क्या रह जाता है। आइए देख लेते हैं इस पूरी प्रक्रिया को। तो सांस लेने के बाद में फेफड़ों में मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड और थोड़ी मात्रा में नाइट्रोजन जैसी गैसें रह जाती हैं, जिन्हें सांस छोड़ने के दौरान शरीर से बाहर कर दिया जाता है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है, जो हमारे शरीर में ऑलरेडी मौजूद रहती है, वो ऑक्सीजन से प्रतिस्थापित होकर के, जब हमने सांस लिया है तो ये ऑक्सीजन हमारे अंदर गई है। अब यहाँ पर जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको प्रतिस्थापित करके सांस छोड़ने पर वो जितनी कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन है, वो हमारे शरीर के बाहर आ जाती है। इसी पूरी प्रक्रिया को आज आपका पूछ लिया था। तो चलिए देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से आगे भी प्रश्न पूछेगा। अब व्यापम क्या कर रहा है, जो ESB है वो क्या कर रहा है, एक प्रश्न पूछ लेता है, फिर उससे रिलेटेड और जितने प्रश्न बन सकते हैं उस बीमारी से, जैसे आज एक पॉलिसी करके बीमारी पूछ ली है, सेरेब्रल पॉलिसी। अब यहाँ से आप समझ लीजिए कि अगले 3-4 दिनों में लगातार प्रश्न बनेंगे, उसको अभी हम डिटेल में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो जब हम सांस लेते हैं तो फेफड़े हवा से भर जाते हैं, जिसमें ऑक्सीजन होती है। अब ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है, कैसे होता है देखिए। तो फेफड़ों में ऑक्सीजन रक्त में जाती है और शरीर के सभी हिस्सों में पहुंच जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पर निर्माण होगा, कैसे होगा, तो शरीर की कोशिकाएं ऑक्सीजन का उपयोग करती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड नामक अपशिष्ट गैस पैदा करती हैं। अपशिष्ट का मतलब जानते हैं, कचरा। जैसे हमने खाना खाया तो खाना खाने के बाद में जो हम बाहर निकालते हैं, हम उसको क्या कहते हैं, अपशिष्ट कहते हैं। तो हमने ऑक्सीजन ली, ऑक्सीजन को यूज करने के बाद में जो अपशिष्ट बना उसे हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। वो कार्बन डाइऑक्साइड सांस छोड़ने के बाद में हमारे शरीर से बाहर निकल जाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन कैसे होता है देखिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड रक्त के माध्यम से फेफड़ों में वापस आती है और सांस छोड़ने के दौरान शरीर से बाहर निकाल दी जाती है। ये पूरी प्रक्रिया हमने सांस लेने की आपको समझा दी है। अब देखना अगले 3-4 दिनों तक यहां से 2 से 3 प्रश्न बनने की संभावना है। अच्छे से हमने आपको समझा दिया है। चलिए, बाल संरक्षण एक्ट का उद्देश्य क्या है, यह आपसे पूछा गया था। आइए देख लेते हैं। तो बाल संरक्षण एक्ट विशेषकर किशोर न्याय अधिनियम का उद्देश्य विधि से संघर्षरत बच्चों और देखभाल व संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों को बाल मैत्रीपूर्ण प्रक्रिया के तहत समुचित देखरेख, कुल मिलाकर के ये जो एक्ट बनाया गया है वो बच्चों की देखभाल के लिए बनाया गया है। अब ये बाल संरक्षण एक्ट कब पारित हुआ था, या फिर इसकी एग्जैक्ट डेट क्या है, या कौन से सन में पारित हुआ था, ये आज का आपका तीसरा प्रश्न है जो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है।
बाकी एक्ट वाले जितने प्रश्न हैं वो हमने एक्ट की टॉप 100 पीडीएफ ऑलरेडी बना रखी है। टॉप 100 वीडियो में हमने एक्ट आपका करा रखा है, ठीक है, पंचवर्षीय योजनाएं करा रखी हैं, प्रमुख योजनाएं करा रखी हैं, शारीरिक ज्ञान करा रखा है। तो जो लोग 199 की पीडीएफ लेंगे उन सबको ये टॉप 100 वाली सारी पीडीएफ मिलेगी। 199 के अंदर आपको चारों सब्जेक्ट की कंप्लीट नोट्स मिलेंगे, यानी कि थ्योरी नोट्स मिलेंगे। इसके अलावा 10-10 प्रैक्टिस सेट हर एक सब्जेक्ट के मिलेगा। 7 ब्रह्मास्त्र हमने करा रखे हैं, वो सातों ब्रह्मास्त्र की पीडीएफ आपको मिलेगी। और जो टॉप 100 प्रश्न करा रखे हैं सभी मेन टॉपिक के, वो टॉप 100 प्रश्न मिलेंगे। हर एक सब्जेक्ट की सुपर मैराथन करा रखी है, उस सुपर मैराथन की भी पीडीएफ आपको मिलने वाली है। इतनी सारी पीडीएफ दी जा रही हैं, इसी वजह से जिन लोगों ने सुपर सिलेक्शन नोट्स लिए हैं वो सब बढ़िया नंबर, अच्छे नंबर लेकर के आ रहे हैं। तो आप भी तुरंत मंगा लीजिए। चलिए, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये अगले 4-5 दिनों तक घुमा घुमा कर आपसे पूछेंगे। सेरेब्रल पॉलिसी जो रोग है वो किस वजह से होता है, फिर किससे संबंधित है? तो यह एक मानसिक विकार होता है, ठीक है, यानी कि दिमाग से संबंधित रोग है। चलिए कंप्लीट कर लेते हैं। तो सेरेब्रल पॉलिसी, इसको डिटेल में कवर करेंगे क्योंकि यहां से आगे भी प्रश्न बनेंगे। तो सेरेब्रल पॉलिसी जो जन्म से पहले, जन्म के दौरान या फिर जन्म के बाद मस्तिष्क में क्षति के कारण होता है। तो ये तीनों कंडीशन में हो सकता है। जन्म से पहले भी हो सकता है, जन्म के दौरान भी हो सकता है और जन्म के बाद भी हो सकता है। मस्तिष्क में कोई क्षति पहुंचती है तो यह बीमारी होती है। देखिए संभावित कारण क्या है, जन्म से पहले कैसे हो सकता है? तो मस्तिष्क का अगर असामान्य विकास होता है। अब मस्तिष्क का असामान्य विकास क्यों होता है? जब माताएं आयरन की गोली नहीं लेती हैं तो मस्तिष्क का असामान्य विकास होता है। या फिर जो वो ड्रिंक करती हैं, जैसे कि शराब वगैरह पीती हैं, तो ये समस्या आती है। गर्भावस्था के दौरान मस्तिष्क के विकास में गड़बड़ी हो जाती है। संक्रमण, गर्भावस्था के दौरान मां को होने वाले संक्रमण जैसे रुबेला या फिर इन सभी संक्रमण से ये समस्या उत्पन्न हो सकती है। मस्तिष्क में रक्त की आपूर्ति नहीं हो रही है, वही आयरन की कमी हो गई तो रक्त नहीं पहुंच रहा है, तो भी गर्भावस्था के दौरान मस्तिष्क को रक्त की आपूर्ति में रुकावट आने पर यह समस्या हो सकती है। और कुछ आनुवंशिक कारणों में भी यह हो सकता है। जन्म के दौरान कैसे होता है? तो जन्म के समय ऑक्सीजन की अगर कमी हो जाए तो प्रसव के दौरान बच्चे को पर्याप्त ऑक्सीजन न मिलने की वजह से भी यह समस्या हो सकती है। समय से पहले जन्म हो जाता है तो भी ये सेरेब्रल पॉलिसी नामक बीमारी हो जाती है। और प्रसव के दौरान जटिलता, यानी प्रसव के दौरान जैसे प्रसव हो रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल से प्रसव हो रहा है, तो भी ये समस्या हो सकती है। वहीं जन्म के बाद, अब ये तीनों पूछेंगे कि जन्म के दौरान कैसे हो सकता है सेरेब्रल पॉलिसी, जन्म के बाद कैसे हो सकता है, ये अलग अलग प्रश्न बना करके आपसे आगे पूछे जाएंगे। तो देखिए, जन्म के बाद मस्तिष्क में संक्रमण हो जाए, तो जन्म के बाद मस्तिष्क में संक्रमण जैसे कि मेनिंजाइटिस नामक अगर बीमारी हो जाती है तो भी सेरेब्रल पॉलिसी अपने आप हो जाएगी, ठीक है। तो ये भी याद रखना, मेनिंजाइटिस जो है वो दिमाग की बीमारी है। मस्तिष्क में चोट लग जाए, जन्म के बाद मस्तिष्क में चोट लगने पर भी सेरेब्रल पॉलिसी नामक बीमारी हो जाती है, ठीक है। मस्तिष्क में रक्तस्राव हो रहा है, खून बह रहा है, तो ये दिक्कत हो जाएगी। चलिए, बाकी ये सब यहाँ पर दिया गया है। देखो सेरेब्रल पॉलिसी के लक्षण क्या है, तो व्यक्ति जो नॉर्मल व्यक्ति से जो बच्चा है वो भिन्न हो सकता है। सेरेब्रल पॉलिसी का कोई इलाज नहीं है, लेकिन उचित देखभाल और चिकित्सा से बच्चों को बेहतर जीवन जीने में मदद मिल सकती है। तो सेरेब्रल पॉलिसी का कोई भी इलाज नहीं है, लेकिन ध्यान रखना, खाना पीना, आयरन की गोली वगैरह टाइम टू टाइम लेना चाहिए, जिससे कि ये बीमारी किसी भी बच्चे को ना हो। बाकी निमोनिया से एक प्रश्न आपका निमोनिया से आया है। तो निमोनिया कल ही हमने कवर कराया था, आज फिर से निमोनिया से आ गया है। तो क्या आपको सबको पता ही है, निमोनिया फेफड़े में होने वाली बीमारी है। इसमें फेफड़ों में मवाद भर जाती है, तो ये आपका फेफड़ों से संबंधित संक्रमण है, सांस लेने में परेशानी होती है। ये सब कुछ आपको करवा चुके हैं कल वाली वीडियो में, तो जिन लोगों ने देख लिया होगा तो दोबारा उसको दिखाने की आवश्यकता है नहीं, ठीक है। चलिए कंप्यूटर की बात करते हैं। तो आज कंप्यूटर से 3 से 4 प्रश्न ही आए हैं। एक प्रश्न मेमोरी से, MS एक्सेल से 2 प्रश्न, एक प्रश्न आपका MS वर्ड से आया है। और इसकी हमने ऑलरेडी PDF 150 प्रश्नों की दे रखी है। जिन्होंने 199 का PDF लिया है या फिर जो लोग लेंगे उनको 150 प्रश्न कंप्यूटर के मिलेंगे, जिसमें कि हमने वैसे कंप्यूटर की 3 से 4 PDF है, ठीक है, थ्योरी की भी है। लेकिन ये जो 150 प्रश्न है इसमें हमने स्पेशली आपका MS एक्सेल, MS वर्ड और आपका जो है इंटरनेट हो गया, ठीक है, पावर पॉइंट हो गया, इन सबको एक साथ में कवर किया 150 प्रश्नों में। तो वो वाली PDF भी आपको 199 के साथ में दी जाएगी। चलिए मैथ की बात करते हैं। तो मैथ से 4 से 5 प्रश्न आए हैं। SI और CI का प्रश्न आया है। आज एक प्रश्न ऐसे आया था, 50,000 रुपए की राशि पर 4% प्रतिवार्षिक ब्याज की दर से 6 साल का CI पूछा था। CI यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा था। अब इसको हमने बड़े आसानी से आपको सॉल्व कराया है। 4% की वैल्यू क्या होती है? 1/25, 25 में 1 जोड़ेंगे 26 हो जाएगा, 26/25, 26/25 ऐसे करके 4 बार करके आप इसका आंसर निकाल सकते थे। मैथ वाली वीडियो जिन्होंने देखी होगी वो कर सकते हैं, नहीं तो कल से शुक्ला सर ESV पर अपनी क्लासेस स्टार्ट होंगी, उसमें मैथ की क्लास भी आप लोग जरूर देखना। अभी लिंक हम डाल देंगे, अपने टेलीग्राम पर भी डाल देंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल देंगे और जो है आपको कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगी। चलिए बाकी एक प्रश्न बहुलक का है। बहुलक का हमने परसों वीडियो में बहुलक हमने सॉल्व कराया था अच्छे से, वो वाली जरूर देख लेना। 19 मार्च को हमने बहुलक कराया है और कल 21 मार्च को हमने मानक विचलन कराया है, क्योंकि यहाँ से स्टैटिक से प्रश्न बन रहे हैं, ठीक है। 8,500-9 हज़ार के समथिंग व्यूज़ इस पर हैं और उस पर 14,000 व्यूज़ हैं, तो वो जा करके आप लोग जरूर देख लेना। इसी चैनल के अंदर आपको मिल जाएगी, ठीक है, दोनों वीडियो।
बाकी परसेंटेज से 1 से 2 प्रश्न हैं और एवरेज से 1 से 2 प्रश्न आ रहे हैं। वहीं रीजनिंग की बात करते हैं तो लुप्त पद आपसे पूछा जा रहा है, नंबर सीरीज, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, ये प्रश्न आपके पूछे जा रहे हैं। थोड़ा सा स्पीड तेज करते हैं क्योंकि वीडियो आज थोड़ी सी लेट बन रही है, जो लोगों ने प्रश्न भेजा लेट भेजा है। एक स्तनपान करा रही महिला को पूरक पोषण आहार क्यों लेना चाहिए? कोई महिला स्तनपान करा रही है तो उसको पूरक पोषण आहार क्यों लेना चाहिए, देख लीजिए। स्तनपान करा रही महिला को पूरक पोषण आहार इसलिए लेना चाहिए क्योंकि स्तनपान के दौरान शरीर को अधिक कैलोरी और पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जो केवल स्तनपान से प्राप्त नहीं हो सकते हैं। पूरक पोषण आहार से मां और बच्चे दोनों को स्वस्थ रहने में मदद मिलती है। पूरक पोषण आहार आपको आंगनवाड़ी के द्वारा दिया जाता है, जैसे दलिया देते हैं, ठीक है ना, दाल वगैरह देते हैं और आपका चने की दाल देते हैं। तो इन सब से क्या है, ब्लड भी बढ़ता है और पर्याप्त कैलोरी भी माता और बच्चे दोनों को मिलती है। इसलिए पूरक पोषण आहार लेना आवश्यक रहता है। ठीक है, आगे बढ़िए। आप एक महिला कार्यकर्ता हैं, कंडीशन वाले बहुत प्रश्न आ रहे हैं। तो आप एक महिला कार्यकर्ता हैं, एक गर्भवती स्त्री की देखभाल आप कैसे करेंगी? देखो, तो गर्भवती स्त्री की देखभाल की बात करें तो गर्भवती महिलाएं रोजाना आयरन और फोलेट युक्त प्रोटीन मल्टीविटामिन लें। सब जितने भी डॉक्टर होते हैं वो दवाइयां देते हैं कि अगर आप गर्भवती हैं तो आयरन की गोली लीजिए, विटामिन डी की गोली लीजिए, पर्याप्त पोषण आहार आपको लेना है। ठीक है, गर्भावस्था के लिए जो आवश्यक आयरन होता है, आयरन की मात्रा दोगुनी की जाती है, क्योंकि आयरन अगर पहुंचेगा तभी ब्लड बनेगा। देखो, अभी तक आप केवल माता थी तो आपको जितनी भी आयरन की आवश्यकता चलती थी आपका शरीर बना लेता था, ऊपर से कुछ भी आप खा रहे हैं तो आयरन मिल जाता था। लेकिन क्योंकि अब जो है बच्चा भी गर्भ में है तो उसको भी आयरन चाहिए, उसको भी खून चाहिए और खून आयरन की मदद से बनता है, तो ऐसे में आयरन की मात्रा दोगुनी कर दी जाती है। ध्यान रखना, ये प्रश्न बनेगा कि अगर माता गर्भवती है तो आयरन की मात्रा पहले से कितनी होनी चाहिए? तो दोगुनी होनी चाहिए। वीडियो पसंद आ रहा हो भैया कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है। बाकी कल सबको बता देना, कल से आपकी क्लासेस शुक्ला सर ईएसबी नामक चैनल है उस पर शुरू होंगी एमपी की स्पेशल क्लासेस। चलिए, बाकी आपके इसमें विकलांगता और बाल्यावस्था से भी प्रश्न पूछे गए थे। पैराग्राफ की बात करते हैं। प्रबंधकीय कौशल में 10 प्रश्न पैराग्राफ के आ रहे हैं, सिंपल पैराग्राफ है। पैराग्राफ की ट्रिक वाली वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, चैनल के अंदर आपको मिल जाएगी। 2-3 दिन पहले ट्रिक वाली वीडियो बनाई थी, सर्च करके आप लोग उसको देख लेना, ठीक है। प्लेलिस्ट बनी हुई, पूरी प्लेलिस्ट देख लेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगी। नीति आयोग के क्या उद्देश्य हैं, यह आपसे पूछा गया है। तो देखो, नीति आयोग क्या करता है, भारत सरकार के सर्वोत्कृष्ट मंच के रूप में कार्य करता है, जो राज्यों को राष्ट्रीय हित में एक साथ कार्य करने के लिए लाता है। जितने भी राज्य भारत में हैं उन सबको एक साथ कार्य करने के लिए कौन लेकर के आता है? नीति आयोग लेकर के आता है, जिससे सहयोगी संघवाद को बढ़ावा मिलता है, सक्रिय मूल्यांकन और निगरानी वगैरह होती है। अगला पूछा है कि आप एक महिला कार्यकर्ता हैं, एक समुदाय में जाने पर वहाँ के लोगों को टीके के बारे में कैसे जानकारी देंगी? ये कल भी पूछा गया था कि टीका नहीं लगवा रहा है कोई तो आप क्या समझाएंगे? तो टीके के फायदे के बारे में उनको बताएंगे कि टीका लगेगा तो बच्चा स्वस्थ रहेगा, कोई बीमारी नहीं होगी, संक्रमण नहीं होगा, कोविड जैसी बीमारी नहीं होगी। तो ये सब समझा करके आप वहाँ के लोगों का टीकाकरण कर सकती हैं। ये कंडीशन वाले प्रश्न आ रहे हैं। बाकी एक प्रश्न आया था, दूसरी पंचवर्षीय योजना में किस पर ध्यान केंद्रित किया गया था? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना पर उद्योगों पर ध्यान केंद्रित किया गया था, आप सबको पता है। और पहली पंचवर्षीय योजना में किस पर ध्यान केंद्रित किया गया, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो ये आज का एग्जाम एनालिसिस है, थोड़ा सा लेट आया था उसके लिए माफी चाहते हैं। आप लोगों से भी निवेदन है कि आपका आगे जो है पेपर हो तो इस व्हाट्सएप नंबर पर अपने नाम के साथ में अपने प्रश्नों को, जितने भी प्रश्न याद रहें, जरूर शेयर कीजिएगा 7052547033। इसी पर मैसेज करके आप अपना पीडीएफ नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारा फेसबुक चैनल है, यहाँ पर डेली हम आर्टिकल्स डालते रहते हैं छोटे छोटे। सक्सेस जंक्शन के नाम से है, 1.7 के सब्सक्राइबर है, आप लोग जरूर ज्वाइन कर लेना। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। और जो नया चैनल हमने बनाया है उसको भी सपोर्ट दीजिएगा, क्योंकि वहां पर हम एमपी ईएसबी की स्पेशल क्लासेस चालू करेंगे, ठीक है। शुक्ला सर ईएसबी के नाम से वो चैनल है, जरूर आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी हम उसकी लिंक भी डाल देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शाम वाली शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस रात को 9 बजे होगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। और एक एक व्यक्ति को नोट्स पहुंचता है, नोट्स के लिए बिल्कुल भी आप परेशान मत होइए, सबको नोट्स टाइम टू टाइम पहुंच जाएंगे, ठीक है। धन्यवाद।